और कैश। जब आपको किसी संकट का सामना करना है तो आपको आपके जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करना होगा। आपने देखा अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का जो पैकेज दिया, तो भारत में भी अब ये डिमांड आ रही है कैश को लेकर के। लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत डेफिसिट में है, और ऐसे में भारत सरकार जो है वो ऑलरेडी जो डेफिसिट का है, घाटे का जो बजट है, वो अभी के समय में स्टिमुलेशन के लिए और लोगों को सहायता देने के लिए किस प्रकार वो मदद कर सके, ये अपने आप में कठिन सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर भारत के पास, मैंने तो एक बात मैंने लिखी थी जो अपने फेसबुक पोस्ट पे मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भारत सरकार जो है वो कुछ अभी थोड़े से ऐसे कदम उठा सकती है जो कि अपने आप में बहुत ही रेयर होते हैं। इनमें से एक कदम यह भी है कि सरकार आरबीआई को बॉन्ड जारी कर सकती है और उन बॉन्ड के माध्यम से आरबीआई से पैसा ले सकती है। अब आप कहेंगे आरबीआई के पास कहाँ पैसा है जो देगी? आरबीआई सरकार को एंट्री दे सकती है, थोड़ा सा अवमूल्यन होगा और देश में करेंसी जो है वो एक बार बढ़ेगी। अगर मैं आपको बहुत सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो नोट छापना, अब नोट छापने के लिए बकायदा करेंसी नोट को प्रिंट नहीं करना होता है, एक एंट्री मारनी होगी, आरबीआई को कंप्यूटर पे एंट्री मारनी होगी और गवर्नमेंट के खाते में पैसा चला जाएगा। उस पैसे और बदले में आरबीआई के पास बॉन्ड आ जाएंगे। ये बॉन्ड आरबीआई आगे चल करके पब्लिक को बेच सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेच सकती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच सकती है, एफआईज को और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को बेच सकती है। यानी कि जो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक बार होगा वो आगे जा करके पब्लिक में चला जाएगा, तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो मिटिगेट हो जाएगा। और ये जो पैसा सरकार को आरबीआई से अगर मिलेगा, जिसको कि जो मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि आरबीआई जो नोट छापेगी और ये पैसा सरकार के पास आएगा, इस पैसे का उपयोग सरकार जो हमारे गरीब, जो हमारे लेबर, जो हमारे मजदूर जो फंसे पड़े हैं, जिनकी रोजी रोजगार पर संकट आ गया है, उनको राहत देने के लिए कर सकती है। अभी जरूरत है कि सरकार 5-10 हजार रुपए हर एक गरीब के खाते में डाल दे, और अगर सरकार ऐसा करेगी, मान लीजिए सरकार 5,000 रुपए भी हर एक गरीब के जनधन खाते में डालती है, तो परिस्थिति ये आएगी कि जो मांग, जो इकोनॉमी में जो डिमांड बिल्कुल घट गई है, जो लोग कुछ भी खरीद नहीं पा रहे हैं, लोग बेयर मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, वो मांग भी रिवाइव होगी। इकोनॉमी में एक जो चक्का रुक गया है वो चक्का दोबारा घूमेगा। हाँ, थोड़ी महंगाई के बढ़ने का इसमें बिल्कुल आशंका है और वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब भी रुपए का अवमूल्यन होगा या रुपए की मार्केट में सर्कुलेशन बढ़ाई जाएगी तो अवमूल्यन होगा। इसका एक परिणाम यह भी होगा कि डॉलर के सामने रुपया सस्ता हो जाएगा, यानी कि डॉलर महंगा हो जाएगा। लेकिन डॉलर के महंगा होने से अभी हमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी सेहत पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा जो मेन डॉलर की जो डिमांड होती है हमारे देश में वो होती है क्रूड ऑयल के लिए। सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्ट है वो है तेल का इंपोर्ट, और तेल चूंकि अभी बहुत सस्ता हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है, तो अगर हमें ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे लिए अभी। तो अभी और अगर आप अभी अपने रुपये का अवमूल्यन करेंगे तो जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कौन एक्सपोर्टर कौन है भारत में? भारत में एक्सपोर्टर है दवा कंपनियां, भारत में एक्सपोर्टर है सॉफ्टवेयर कंपनियां। सबसे बड़े एक्सपोर्टर भारत में सॉफ्टवेयर आईटी फर्म्स और फार्मा कंपनियां हैं। इनके लिए दुनिया में बाजार में अपनी बढ़त बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर रुपया सस्ता हो जाएगा तो ये ज्यादा सस्ते मूल्यों पर दुनिया के बाजारों पर अपना सेवा देंगे, या जो वहां से डॉलर लाएंगे बदले में उन्हें अधिक रुपया मिलेगा यहाँ पर। तो अभी भारत के लिए रुपए का अवमूल्यन करना एक सही निर्णय होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी को लेना है। और यहाँ पर चाहे किसी भी परिस्थिति में, जो टॉपिक लीडरशिप इन क्राइसिस का है, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव देना चाहूंगा। जब भी किसी क्राइसिस में आए, आपके सामने जो भी सुझाव, जो भी रास्ते समझ में आ रहे हैं, आप थोड़ा रुकें और एक बार सोचें। थिंक देयर मस्ट बी ए बेटर वे। हर एक परिस्थिति का, हर एक संकट का सामना करने का एक बेहतर तरीका भी होता है। तो मैं आईबीएम से ये फंडा लूंगा, थिंक। और मैंने जीवन में अक्सर देखा है कि जब मैं परेशानी में आया, जब मैं संकट में आया, अगले वेबिनार में जब कभी मैं जुड़ूंगा तो मैं आपको अपने जीवन के उन 2, 4, 5 संकट काल की कहानियों को सुनाना चाहूंगा, जब मैं परेशानी में आया, जब मुझे बहुत संकट का सामना करना पड़ा और मेरे सामने सारे रास्ते बंद हो जा रहे थे और मुझे लगा कि अब क्या करना होगा, कैसे करना होगा। सब कुछ बिल्कुल एकदम से एक साथ
बिल्कुल खराब हो जाए, ऐसे संकट के दौर जब आ गए, और तब मुझे अगर कुछ काम आया तो वो IBM का फॉर्मूला काम आया, थिंक थिंक देयर मस्ट बी अ बेटर वे। तो आपको भी जीवन में ये फॉर्मूला याद रखना होगा, और कुछ नहीं तो आप इसको मेरे नाम से याद कर लेना कि नीरज सर बोलते थे थिंक देयर मस्ट बी ए बेटर वे, और होता है। आपको खाली सोचने की जरूरत है, विवेक के साथ रहना है, और विवेकशील व्यक्ति जो है, जब लाइफ में आराम होंगे तो नए आइडियाज आएंगे ना आपको, इसलिए थिंक